हाँ, तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग? तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और एग्जाम का तैयारी आप लोग जो 10th क्लास बोर्ड आने वाला है 2024 का, उसका तैयारी आप लोग अच्छा से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में अध्याय 1 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पाठ के प्रश्न जो पार्ट 2 है उसको लेकर के आया हूँ। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे, उसको मैं इस वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और खास करके ये जो आप पहला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला, ये VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। तो इसको इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं पाठ का प्रश्न का पार्ट 2 स्टार्ट करता हूँ। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और इससे पहले वाला पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर का फुल नोट्स अगर चाहते हैं तो आप लोग उस वीडियो को भी जा करके देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने से? तो इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप लोगों को मैं पहले ही समझा दिया हूँ, जिसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है स्टूडेंट? विस्थापन अभिक्रिया आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी तत्व, ठीक है, दो तत्व अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। मान के चलिए सोडियम है और एक है हमारा कॉपर। तो सोडियम क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है? वहां से विस्थापित कर देता है। तो उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन में हम लोग क्या डाल रहे हैं? आयरन Fe डाल रहे हैं। तो Fe प्लस Cu के साथ में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर क्या है हमारा? कम अभिक्रियाशील है और आयरन क्या है हमारा? अधिक अभिक्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देगा। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, तो आंसर में लिखा हुआ है, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट किसको कहते हैं? CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे का कील कॉपर के सल्फेट के विलयन के साथ अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बना देता है? FeSO4 बना देता है, ठीक है। फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं। तो फेरस सल्फेट बना देता है। आयरन, जिसको लोहा कहते हैं, जो कील हमारा क्या है? लोहा का बना होता है। तो आयरन लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण विस्थापन करने का क्षमता रखता है। तो पहले हमारा क्या था? विलयन का रंग नीला कलर का था। तो नीला कलर का था, तो इसमें जब हम कील डाले, ठीक है, इसको आप लोग डायग्राम के द्वारा भी आप लोग समझ लीजिए। इस प्रकार से एक कंटेनर में CuSO4 का विलयन लिया हुआ है। इसमें हमारा क्या है? Fe, जो लोहा का बना हुआ कील इसमें डालेंगे। तो ये क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। जब ये अधिक अभिक्रियाशील है तो ये क्या करेगा? कॉपर को यहाँ से हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो FeSO4 बना देगा। तो इसका रंग जो रहता है पहले से हमारा नीला कलर का रहता है और नीला कलर से क्या हो जाता है? हरा कलर का बन जाता है, FeSO4 बन जाता है। तो इसी को आप लोग इस सूत्र को, इस समीकरण को भी लिखना आवश्यक है, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिल पाएगा। तो इस समीकरण को आप लोग जरूर से जरूर लिखिएगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और यही आप लोगों को नंबर दियाएगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और सबसे मेन फोकस होता है उन लोगों का समीकरण वगैरह पर। तो इसको वो देखेगा, अगर इसमें अगर आप लोगों को कोई भी तरह का गलती नहीं रहेगा तो आपका नंबर फुल मिलेगा। इसलिए आप लोग इसको जरूर लिखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है? आयरन का कील है, लोहा का कील। CuSO4 ये हमारा नीला कलर का विलयन है। इसमें जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो FeCu को रिमूव कर देगा और FeSO4 जो हरा कलर का विलयन बनाएगा और Cu जो है सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। बस
आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। और उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन किसको कहते हैं? आप लोग विस्थापन समझ लिए, अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि द्विविस्थापन क्या होता है। तो द्विविस्थापन में दोनों तरफ से विस्थापन अभिक्रिया होता है। विस्थापन अभिक्रिया दो तरफ से होता है, इसको हम लोग लिखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या है कि दो है, NaCl2 प्लस BaSO4, इसमें दो विलयन दिए हुए हैं। उसमें क्या था, एक ही विलयन होता है, इसमें दो विलयन है। इसमें क्या करेगा कि ये अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण क्या करेगा, इसमें जुड़ जाएगा और Ba किसके साथ में चला जाएगा, Cl2 के साथ में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो विस्थापन हो रहा है, BaCl2 बन जाएगा और NaSO4 बन जाएगा, इस प्रकार से। तो इसमें दोनों तरफ से अभिक्रिया होता है, दोनों तरफ से विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो इसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए, एक मैंने कंटेनर में क्या किया हूँ, बेरियम क्लोराइड का विलियम लिया हूँ, और एक कंटेनर में मैंने सोडियम सल्फेट का विलियन लिया हूँ। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दो विलियन लिया हूँ। अब क्या होगा कि दोनों का बीच में अभिक्रिया होगा, जैसे हम डालेंगे अभिक्रिया होगा। तो देखिए, Na2SO4 एक्वस फॉर्म में हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट। BaCl2 एक्वस फॉर्म में क्या लिया, बेरियम क्लोराइड। ये जब अभिक्रिया करेंगे तो दोनों तरफ से द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। तो B ये क्या होगा, SO4 के साथ में मिल जाएगा तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और Na2 जो है वो Cl के साथ में जुड़ जाएगा तो NaCl बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यही हमारा द्विविस्थापन का अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको आप लोग एग्जाम में जरूर लिखिएगा अगर आप लोगों से पूछता है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण तो। ठीक है, इसको हम लोग संतुलित भी कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी समीकरण रहेगा उसको हम लोग संतुलित नहीं करेंगे तो वो क्या है, कंकाली समीकरण है। इसको संतुलित कर लेते हैं। देखिए, एन ये हमारा किधर है, इधर हमारा दो है। एन ये हमारा पहले से हमारा एक था। ठीक है, तो दो करने के लिए हम क्या करेंगे, दो लगा देंगे यहाँ पे। तो हम दो जैसे ही लगाते हैं, एन ये 2 हमारा हो गया इधर भी। अब सल्फर देखते हैं, सल्फर। तो सल्फर हमारा है एस एक यहाँ पे है और एस एक यहाँ पे है, ये हो गया। ओ ऑक्सीजन हमारा इधर 4 है और इधर हमारा कितना है, ऑक्सीजन 4 है। उसके बाद बी ए हमारा एक है। Cl2, तो दो जैसे ही हम यहाँ पे लगाएं, Cl में भी 2 हो गया और Na में भी 2 हो गया, ये दोनों के साथ में रहता है। इसको हम लोग इस प्रकार से ढक देंगे। तो इस प्रकार से दो लगाने से हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसलिए आप लोग कंकाली समीकरण को संतुलित भी जरूर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन है जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑल पे सेट रखिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही आप लोगों को नोट्स में यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग उपचयित और अपचयित समझ लीजिए, और इससे पहले वाला जो वीडियो हमारा नोट्स है उसको भी देख लीजिएगा, उसमें हमने फुल डिटेल के साथ में उपचयित और अपचयित बताया हूँ। देखिए, ऑक्सीजन, सबसे मेन रोल होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की ह्रास, ये दो चीजें हैं। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वृद्धि को हम लोग कहते हैं उपचयन। ठीक है, और ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है तो इसको हम लोग कहते हैं अपचयन। अपचयन। ठीक है, ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, तो इसी पर हमारा आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हमारा बताना है कि कौन सा अपचयित पदार्थ है और कौन सा उपचयित पदार्थ है। तो इसको आप लोग कॉपी में साइड में लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन का योग होता है जब वृद्धि होता है तो उसको हम लोग उपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन का त्याग होता है उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए सबसे पहला जो अभिक्रिया दिया हुआ है 4Na, जो सॉलिड अवस्था में है। एस क्या हमारा है, अवस्था को बता रहा है,
O2 हमारा गैस अवस्था में है और ये जब अभिक्रिया करेगा तो 2Na2O ये जो सॉलिड अवस्था में बनेगा। तो इसमें बताना है कि उपचयित कौन सा है और अपचयित कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे Na में पहले ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। तो ऑक्सीजन इसमें नहीं है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया। तो ऑक्सीजन के जब वृद्धि हो जाता है तो Na में क्या हो गया? ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया और ऑक्सीजन का वृद्धि होता है उसको बोलते हैं उपचयित या उपचयन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑक्सीजन पहले हमारा 2 था, 2 से क्या हो गया? 1 हो गया। देखिए ये घट गया क्योंकि एक ऑक्सीजन क्या हुआ? इसके साथ में जाकर के मिल गया, तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अपचयित। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हमारा जो दिया हुआ है CuOH2, ठीक है, ये सॉलिड अवस्था में है, ये गैस अवस्था में है। Cu बन जाएगा जो सॉलिड अवस्था में होगा, H2O जल का निर्माण करेगा, तो ये लिक्विड अवस्था में हो जाएगा। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि Cu का किसमें वृद्धि हुआ है, किसमें ह्रास हुआ है। तो देखिए पहले से कॉपर में क्या है? ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन क्या क्या हुआ है? ह्रास हुआ है। Cu में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। तो जब भी ऑक्सीजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन का त्याग होता है उसको हम लोग अपचयित कहते हैं या अपचयन कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन पहले से नहीं था, तो ये जब जल का निर्माण कर दिया तो H2O बन गया, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ? वृद्धि हुआ है। तो जब भी वृद्धि हो तो उसको हम लोग उपचयित कहते हैं। तो इस प्रकार से इतनी आसानी से हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हमारा है लोहे की कील वाला, और ये उपचयित अपचयित भी पूछेगा तो उसको भी आप लोग आसानी से आंसर दे दीजिएगा क्योंकि मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया हूँ। और आप लोगों को किसी भी प्रकार से डाउट होगा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चीज़ में, यहाँ पे जितना भी चीज़ बताया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोग को हमको पूछ सकते हैं, तो मैं उसका उत्तर भी दे दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।